हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। 2 से 3 दिन पहले मुझे एक कमेंट्स आया था जिसमें सभी प्रशासनिक जो है उनके बारे में बात करना है, यानी कि जो मौर्यकालीन प्रशासन हुआ, गुप्तकालीन प्रशासन हुआ, मुग़ल साम्राज्य के बाद जो प्रशासन रहे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक जो काल रहा, इन सभी के बारे में अलग अलग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन के संबंध में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ से डेफिनेटली कई सारे क्वेश्चंस आपने पेपर में देखा होगा, तो आज हम इस वीडियो में इन सभी को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट किया जाए। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक अच्छे तरीके से बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि जो मौर्यकालीन प्रशासन था वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो आपको कथन के फॉर्म में देखने को मिलेगा, यानी कि मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में अगर कथन से संबंधित क्वेश्चंस बनाया जाए तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस इंक्लूड किया जा सकता है कि क्या ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था, ये चीज़ याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे याद रखेंगे कौटिल्य या फिर चाणक्य कह सकते हैं, या फिर इनको विष्णुगुप्त कहिए। विष्णुगुप्त ने राज्य की जो सप्तांग विचारधारा, क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किसने किया था, तो याद रखिएगा कौटिल्य ने किया था या फिर चाणक्य ने किया था। ठीक है, तो सप्तांग विचारधारा के प्रतिपादक इनको माना जाता है। तो सप्तांग का मतलब क्या हुआ, जो कि राज्य के 7 अंग, 7 अंग में क्या क्या आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, बल या सेना, और उसके बाद मित्र। यहाँ पे 7 आप देख सकते हैं जो कि राज्य के अंग हुआ करते थे, और इनमें सबसे उच्च जो स्थान दिया जाता था वो राजा का होता था। राजा को सर्वोच्च स्थान इसमें दिया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया, तो कौटिल्य या फिर चाणक्य ने दिया था। अब एक प्रश्न आपने कई बार देखा होगा, मैंने भी आपको कराया हुआ है कि मौर्यकाल में तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता था। मौर्य काल के जो प्रशासनिक था, यानी मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में तीर्थ जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता था। जो उच्च अधिकारी होते थे, उच्चाधिकारी को तीर्थ कहा जाता था। और कुल मौर्य प्रशासनिक में अगर हम देखा जाए तो 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महापात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। महापात्र शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये चीज़ आपको याद रखना, राइट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे संबंधित विभाग जो प्रमुख है वो मैं आपके साथ रख रहा हूँ, और बाकी आप स्क्रीन पे देखेंगे, मैं पिक्चर लगा दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो पूछा जाता है वो है आपका समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता कई बार आपने पेपर में देखा होगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मौर्य प्रशासनिक के संदर्भ में समाहर्ता क्या होते थे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है कि राजस्व विभाग के जो अधिकारी होते थे उसे क्या कहते थे, समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। उसी तरह से सन्निधाता क्या होते थे, सन्निधाता राजकीय जो कोषाध्यक्ष होते थे उनको कहा जाता था सन्निधाता। साथ ही साथ याद रखिए प्रतिष्ठा क्या होते थे, तो फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे, जिसको हम लोग कमिश्नर कह सकते हैं, ठीक है, कमिश्नर कह सकते हैं, उसको कहा जाता था प्रतिष्ठा। ये पॉइंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतिष्ठा किसको कहते हैं, तो फौजदारी न्यायालय के जो न्यायाधीश होते थे उनको। साथ ही साथ आठविक याद रखिए किसको कहते थे, आठविक जो वन विभाग के प्रधान होते थे उनको आठविक कहा जाता था। वन विभाग के प्रधान को क्या कहते थे, आठविक कहा जाता था, ये चीज याद रखेंगे। लास्ट में मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है जो कि कर्मातिक। ठीक है, कर्मातिक क्या होते थे, तो उद्योगों और कारखानों के जो प्रधान होते थे उनको कहा जाता था कर्मातिक। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। समाहर्ता क्या होते थे, राजस्व विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था समाहर्ता। सन्निधाता क्या होते थे, राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर जो होते थे उनको कहते थे प्रतिष्ठा। आठविक वन विभाग के प्रधान को कहा जाता था आठविक, और कर्मातिक उद्योगों और कारखानों के प्रधान को कहा जाता था कर्मातिक। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, आपको याद रखना।
मैं यहाँ पे एक पिक्चर भी लगा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं प्रमुख जो विभाग थे उनके संबंध में जो अधिकारी होते थे क्या किया जाता था। इसके बाद आते हैं हमारे प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख जो अध्यक्ष थे वो, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है पौताध्यक्ष। पौताध्यक्ष किसको कहा जाता था, ये चीज़ आपको याद रखना है। पौताध्यक्ष हो गया, कृपयाध्यक्ष हो गया, लक्षणाध्यक्ष हो गया, अक्षपटालाक्षाध्यक्ष, ठीक है। तो ये जो होता है महालेखागार होते हैं। लक्षणाध्यक्ष जो होते हैं वो टकसाल से संबंध होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो पौताध्यक्ष आप देख रहे हैं, तौल के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था कि पौताध्यक्ष, मापतौल, ठीक है। और यहाँ पे जो कुपाध्यक्ष आप देख रहे हैं, कुपाध्यक्ष मतलब होता था वन और संपदा के जो प्रधान होते थे, वन और संपदा के प्रधान को कहा जाता था कुपाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष टकसाल से संबंधित, और अक्षपटालाक्षाध्यक्ष जो होते थे उनको महालेखाकार कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ। आप इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इधर तो आपका सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अब छोटा सा एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं गोप। गोप क्या होता था, मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में गोप शब्द जो होता था उसका अर्थ क्या होता था। तो गोप का अर्थ यहाँ पे याद रखिए कि भूमि एवं मकान का जो पंजीयन करते थे, साथ ही साथ जो जनगणना का कार्य करते थे, उस व्यक्ति को गोप कहा जाता था, ठीक है, गोप। और ग्राम का अध्यक्ष को क्या कहते थे, ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामणी कहते थे, ग्राम के अध्यक्ष को ग्रामणी कहा जाता था, ये याद रखना। अब ये तो अब तक इधर हमने देखा जाता मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन था। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो मौर्यकालीन जो प्रांतीय प्रशासन था वो हम देखते हैं। तो प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई होती थी, यानी मौर्यकाल में प्रांत जो होता था वो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के रूप में माना जाता था। और प्रांतों का प्रशासन जो है वो राजघराने के लोग ही क्या करते थे, जिनको मतलब राजपुत्र, आर्यपुत्र या फिर राजपुत्र के राजा के पुत्र के रूप में जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। प्रांतों का प्रशासन कौन करते थे, राजघराने के लोग करते थे, यानी आर्यपुत्र यहाँ पे देख सकते हैं। अशोक ने प्रशासन की सुविधा के लिए अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। लेकिन अशोक से पहले मौर्य जो कालीन प्रांतीय जो प्रशासन था मतलब 4 भागों में ही था, 4 प्रांतों में था। लेकिन अशोक के समय में एक नया बढ़ा था कलिंग और तोसली, ठीक है, कलिंग की राजधानी तोसली। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि अशोक के समय में प्रांत 4 से बढ़कर के 5 हो गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। सिंपल सी भाषा में याद रखिएगा, अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी थी, टोटल 5 थी। इनसे पहले 4 थे लेकिन बाद में 5 हो गए थे। अब जो 5 प्रांत हुआ करते थे वो कौन कौन थे, तो यहाँ पे देखिए, पहला उत्तरापंथ जो प्रांत था इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करता था, तक्षशिला। दक्षिणापंथ जो प्रांत था इसकी राजधानी सुवर्णगिरी, याद रखिए। इसके बाद अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्राची जिसको पूर्वी प्रांत कहते थे, पूर्वी प्रांत जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था। और लास्ट में 5वां प्रांत कलिंग जिसकी राजधानी तोसली हुआ करता था। तो ये 5 आपको याद रखना है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका पूर्वी प्रांत हमेशा रिपीट होते रहता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए, पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूं कि जो प्रांत आप देख रहे हैं, प्रांत को मौर्यकाल में चक्र के नाम से भी जानते थे, ठीक है। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। और चक्र जो होते थे वो मंडलों में विभक्त हुआ करते थे, चक्र मंडलों में विभक्त हुआ करते थे, ये भी याद रख लीजिए, राइट। अब यहाँ पे है क्या कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्यकाल के नगर प्रशासन का सबसे अच्छा जो हमें विशिष्ट जानकारी जो मिलती है, विवरण मिलता है, वो कहाँ से देखने को मिलेगा, तो मेगास्थनीज की जो रचना है इंडिका, मेगास्थनीज के द्वारा जो रचित इंडिका है, इसमें हमें देखने को मिलता है। और खास करके पटना के बारे में इंडिका में बहुत अच्छे तरीके से पाटलिपुत्रा के बारे में बताया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी इंडिका में नगर के प्रमुख जो अधिकारी होते थे, इसी इंडिका में नगर के प्रमुख अधिकारी को एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनोमाई, ठीक है। एस्ट्रोनोमाई किसको कहते हैं, एक होता है एग्रोनोमाई, एक होता है एस्ट्रोनोमाई। एग्रोनोमाई बहुत बार रिपीट हुआ है लेकिन एस्ट्रोनोमाई कभी पूछा नहीं गया। लेकिन ध्यान रखिए कि नगर के जो प्रमुख अधिकारी होते थे इसको एस्ट्रोनोमाई कहते थे, जबकि सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। ये हमेशा रिपीट होते रहता है, आपको देखने को मिलेगा। एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे, राइट। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। इसके साथ और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम आगे की स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट्स बनता है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया सारी चीज़ों को। जैसे अर्थशास्त्र में
यानी अर्थशास्त्र जो चाणक्य की जो पुस्तक था अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, इसमें 3 प्रकार के युद्ध के बारे में देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रहेगा, पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के युद्ध देखने को मिलता है। तो टोटल 3 प्रकार के युद्धों के बारे में वर्णन मिलता है। और 3 प्रकार के युद्ध कौन कौन से थे? तो प्रकाश युद्ध, दूसरा तुष्णीय युद्ध और तीसरा कूट युद्ध। अब यहाँ पे ये बात आता है कि प्रकाश युद्ध किसको कहते हैं? तो प्रकाश युद्ध उसको कहा जाता था जो कि आमने सामने जो युद्ध होता था उसको प्रकाश युद्ध के रूप में जानने को मतलब मिलता है, उल्लेख मिलता है। प्रकाश युद्ध आमने सामने जो युद्ध होता है उसको। एक होता है आपका तुष्णीय युद्ध। तुष्णीय युद्ध का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे राज्य परिवार के बीच फूट डाल करके राज्य का विनाश करवाना, उसको कहा जाता था तुष्णीय युद्ध। जो फूट डालता था उसको तुष्णी कहते थे, ठीक है, तुष्णी कहते थे, तुष्ण कहा जाता था, तुष्ण। इसके बाद हमारा कूट युद्ध है। तो कूटनीतिक जो युद्ध होता था उसको कहा जाता था कूट युद्ध। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि 3 प्रकार के युद्ध है, और प्रकाश युद्ध, तुष्णी युद्ध और एक होता है कूट युद्ध, राइट। इसके बाद हमारा है कि अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है। 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है, और ये 4 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से? तो औदक, पर्वत यानी औदक की दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग है, और लास्ट में आपका वन दुर्ग। तो औदक किसको कहते थे? औदक जो होता था वो नदी द्वीप में बना जो दुर्ग होता था उसको कहा जाता था औदक। साथ ही पर्वत, तो ये क्लियर हो गया कि पहाड़ों पर बने जो दुर्ग होते थे उनको कहा जाता था पर्वत दुर्ग। और धानवन जो दुर्ग यहाँ पे देख रहे हैं, धानवन यहाँ पे याद रखिएगा कि मरुभूमि के बीच, मरुस्थलों के बीच जो बने दुर्ग होते थे उनको कहा जाता था धानवन। और लास्ट में आपका वन, यानी कि क्लियर है वन से, तो वनों में बना जो दुर्ग होता था उसको कहा जाता था वन दुर्ग। तो ये 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे गुप्तचर के बारे में जान लीजिए कि गुप्तचरों को मौर्यकालीन प्रशासन में गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे? गुड़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। इनके लिए अलग विभाग भी होते थे, इनके अधिकारी को भी अलग नाम दिया गया था। यानी गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? महामात्याप सर्प के नाम से जानते थे गुप्तचर विभाग को। और गुप्तचर विभाग के जो प्रधान अधिकारी होते थे उनको सर्प महामात्य कहा जाता था, सर्प महामात्य कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके साथ ही याद रखिए कि 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, यानी कि मौर्य प्रशासन में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला गुप्तचर होते थे संस्था कहा जाता था, दूसरा होता था संचरा कहा जाता था। अब ये संस्था संचरा क्या होता है इसमें ज़्यादा आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए। इसके साथ साथ जैसे कि पूरे राज्य में इन सभी के अलावा जो अपराधों को नियंत्रित करते थे उनको कहा जाता, जैसे पुलिस हम कहते हैं ना, वर्तमान में पुलिस कहा जाता, उस वक्त इसको रक्षिण कहा जाता, रक्षिण, ठीक है, रक्षिण। तो ये ध्यान रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में जो भी पॉइंट्स आपको जानने चाहिए थे लगभग मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर फिर भी कोई पॉइंट्स छूटता है तो आप लोग नीचे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको पिन करने की कोशिश करूँगा, राइट। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की रोज़ाना यहाँ पे न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहती है। अगर किसी को पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ एप्लीकेशंस का, डाउनलोड करिए, जा करके अपने मनपसंद की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेहद ही कम कीमत के साथ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।